हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम देखेंगे करंट अफेयर का मुद्दा है जिसने पूरी तबाही मचा कर रखी है भारत के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र को। वो कौन है? ताउते चक्रवात, जो कि अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो ताउते है इसकी जो उत्पत्ति है ये अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई है। और ये जो भारत के तटीय राज्य हैं वहाँ एक तबाही का मंजर लाकर खड़ा कर दिया है। लोग एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाने में विवश हो गए हैं। अपना घर बार छोड़ के उन लोगों को दूसरे जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है। और साथ में मौसम विभाग द्वारा भी बहुत सारी चेतावनी समय समय पर दी जा रही है। यहाँ एनडीआरएफ की टीम और ऐसे बहुत सारे टीम काम कर रहे हैं, राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। इसको अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के अंतर्गत रखा गया है। इतना खतरनाक मंजर अपना दिखा रहा है कि इसे अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के अंतर्गत रखा गया है। और जिस तरीके से भारतीय मौसम विभाग ने कहा था उसी तरीके से ये अपना रूप बढ़ाते हुए ये भारत के 8 राज्यों को प्रभावित कर रहा है। तो ये जो चक्रवात है ताउते, इसके बारे में हम लोग कुछ बातों को जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। ये नामकरण की बात अगर हम लोग करते हैं तो म्यांमार द्वारा इसका नामकरण किया गया है ताउते। और अगर भाषा शब्द की बात करें तो बर्मी भाषा शब्द से इसे लिया गया है ताउते को। और जो अर्थ है इसका, जो ताउते का अर्थ निकलता है वो निकलता है गैको छिपकिली। गैको छिपकिली का अर्थ निकलता है, नाम निकलता है उसी से रिलेटेड है कि वो गैको छिपकिली वह है जो बहुत ही आवाज़ करती है, बहुत ही चिल्लाती है, वो गैको छिपकिली, उसी का अर्थ निकलता है ताउते का अर्थ। तो ये जो प्री मानसून चक्रवात है, क्योंकि यह मानसून से पहले मई जून में आने वाली चक्रवात है और एक अक्टूबर नवंबर में आता है चक्रवात जो मानसून के बाद आता है, इसलिए इसे कहा जाता है प्री मानसून चक्रवात। इसकी उत्पत्ति जो है वो अरब सागर में हुई है। ये भारत का पश्चिमी इलाका आप लोगों को दिख रहा होगा इस मैप में, और यहाँ श्रीलंका है। इस एरिया में पूरा 8 राज्य, जितने भी तटीय राज्य हैं तमिलनाडु से लेकर राजस्थान तक, सभी बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, लोगों को राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। और ये जो ताउते है ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न हुआ है। बहुत ही खतरनाक रूप धारण करते जा रहा है। और ये जो 8 राज्य हैं बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है वहाँ के लोगों की। बहुत ज़्यादा जान मान का नुकसान भी हो रहा है, जन धन की हानि भी हो रही है। और इसमें सरकार भी पूरा लगा हुआ है। जितने भी तटीय क्षेत्र हैं तबाही मचा हुआ, वहाँ राहत बचाव कार्य में एनडीआरएफ और ऐसी बहुत सारी सेना के, फौज के, सीआरपीएफ के जवान पूरे लगे हुए हैं जो लोगों को बचा रहे हैं। तो यह है ताउते। तो ये जो 7 राज्य है इसमें तूफान का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। और इसमें एक और राज्य है गोवा। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये राजस्थान, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और जो लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ये पूरे इस जो ताउते चक्रवाती तूफान है इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं और तबाही का मंजर यहाँ बना हुआ है। यहाँ 160 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है अभी के डेट में, और उससे ज़्यादा भी चल रही है। और नॉर्मल स्थिति में 90 की स्पीड से जब स्टार्ट हुआ तो 90 की स्पीड से था और धीरे धीरे रौद्र रूप लेता गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, मतलब इतना तूफान, पानी, हवा, मतलब बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। लोगों का जनजीवन ये देखिए इस पिक्चर में कि बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ देखिए कि मतलब लोग ये पानी भर जाने के कारण विस्थापित होना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी। ऐसी स्थिति में एक कोरोना महामारी और दूसरा ये तूफान आ गया, मतलब प्रकृति का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और बहुत ही तबाही का मंजर है। तो हम लोग जान लेते हैं कि ये चक्रवात आखिर आते क्यों हैं, बनते कैसे हैं, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ी बातों को। तो ये जो चक्रवात होते हैं इनकी उत्पत्ति निम्न वायु दाब जो क्षेत्र होता है वहीं पे इसकी उत्पत्ति होती है। अधिक टेम्परेचर होता है, अधिक तापमान होता है और निम्न वायुदाब का केंद्र वो रहता है।
और उस केंद्र के चारों ओर तेज हवाएं गोलाकार में घूमती है, और जो उसका बाहरी भाग होता है वहाँ पर वायु दाब अधिक होता है। तो ये उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ ऐसे चलते जाती है और ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो सेंटर पे जो बनता है वह वायु दाब होता है निम्न वायु दाब। इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। अब बंगाल की खाड़ी हो गई, अरब सागर हो गया, ये सब में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये जो एरिया है मतलब मकर रेखा कर्क रेखा तक जो एरिया है, तो ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात जो होता है वो अरब सागर में उत्पन्न चक्रवात से अधिक शक्तिशाली होता है। मतलब कि अरब सागर में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो उतने ज़्यादा तबाही नहीं मचाते जितना कि बंगाल की खाड़ी में जो उत्पन्न चक्रवात होते हैं वो तबाही मचाते हैं। उत्तरी गोलार्ध की अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज में ये हवाएं घूमती है, और दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो क्लॉकवाइज में ये हवाएं घूमती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दक्षिणी ध्रुव में क्लॉकवाइज में और उत्तरी ध्रुव में एंटी क्लॉकवाइज में ये घूमती है, जस्ट अपोजिट दोनों घूमते हैं। तो इन चीज़ों को आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये चक्रवात के जो नाम होते हैं, चक्रवात के जो नाम हैं अलग अलग नाम हैं लेकिन हैं सब चक्रवात। जैसे कि उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर, यहाँ पास ध्यान दीजिएगा कि ये जो है पूर्वी प्रशांत महासागर का एरिया है और यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर का एरिया। इन दोनों एरिया में हरिकेन, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों एरिया में हरिकेन बनता है। हरिकेन, चक्रवात के नाम को क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत, ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत है ये वाला एरिया, और हिंद महासागर ये वाला एरिया, मतलब इस वाले एरिया में पूरा क्या बनता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हमारे आसपास में बनता है उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। फिर दक्षिण पूर्व एशिया और चीन की अगर बात करें, ये देखिए इधर पे अगर आप लोग देखेंगे तो दक्षिण पूर्व जो एशिया है और चीन, यहाँ पर टाइफून, इसे टाइफून नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों को नीचे दिखेगा ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली के नाम से इसे जाना जाता है। और एक होता है टोर्नेडो, टोर्नेडो जो होता है वो ये मैक्सिको और ये यूएसए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अमेरिका और मैक्सिको ये दो जगह पे टोर्नेडो इसे कहा जाता है। ये है चक्रवात के नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग। मैं आप लोगों को महासागर के अनुसार यहाँ समझा दिया, आप लोग मैप के अनुसार देख लीजिए। यहाँ हम लोग देखते हैं कि चक्रवात के प्रकार, चक्रवात के प्रकार की हम लोग यहाँ बात करेंगे तो इसमें पहले नंबर पे आता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो कि भारत के एरिया में आता है। ये चक्रवात जिसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो अगर हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक ये जो एरिया पूरा है, ये दक्षिणी गोलार्ध में और ये उत्तरी गोलार्ध में, ये जो मैं रेड से कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये रेड से जो कर रहा हूँ, ये जो एरिया है इस एरिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। इस एरिया में भूमध्य रेखा की अगर हम लोग बात करें कि वहाँ क्यों नहीं आते चक्रवात, तो वहाँ इसलिए नहीं आते क्योंकि वहाँ कोरियोलिसिस जो बल होते हैं उसका मान 0 के बराबर होता है, इसीलिए भूमध्य रेखा में नहीं आते। तो 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्षेत्र होता है। यह एक वायु संगठन या एक तरीके के तूफान होते हैं जो कि अधिकतम तापमान और निम्न जो वायु दाब वाला क्षेत्र यहाँ होता है। और इसकी अगर हम लोग वेग की बात करें तो 30 से 90 मील प्रति घंटा के वेग से यहाँ चक्रवात आते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग कि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, वो भी तड़िक झंझा के साथ वर्षा होती है, मतलब बिजली भी तड़कते हैं और फिर वर्षा होती है। ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उसके बाद हम लोग देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, इसका अगर हम लोग एरिया की बात करें तो ये 35 से 65 के करीब में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो एरिया मैं रेड से कर रहा हूँ उस एरिया को देखिएगा, और नीचे यहाँ 35 से 65। तो इसका मतलब ये है कि ये जो शीतोष्ण है,
शीतोष्ण कैसे आखिर बनते हैं, यहाँ चक्रवात आखिर कैसे बनता है। तो यहाँ होता क्या है कि ऊपर से ध्रुवीय पवन और यहाँ से पछुआ पवन, ये दोनों जब मिलते हैं, अलग अलग तरीके के पवन होने के कारण यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जो ये नीचे वाला जो पछुआ पवनें होती हैं, ये पवनें होती हैं गर्म, और ये जो ध्रुवीय पवनें होती हैं वो बर्फ़ से लग के आती हैं, तो वो पवनें हो जाती हैं ठंडी। तो दोनों जब मिलते हैं तो एक चक्रवात का रूप वहाँ बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पास निम्न वायु दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये एक वायु संगठन और तूफान है। ये मध्य एवं उच्च अक्षांश के निम्न वायु दाब वाला तूफान है, जो मैं आपको बताया कि 35 से 60 के लगभग में ये एरिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह पे यही एरिया इसका फिक्स है। और इसका वेग का अगर बात करें तो 20 से 30 मील प्रति घंटा इसका वेग होता है। एक सर्पिला रूप में ये चलता है। जैसे कि उष्णकटिबंध में हम लोग देखें कि गोलाकार में घूमता है, लेकिन ये सर्पिलाकार में घूमता है। इसमें हिमपात, बर्फ़ गिरते हैं, वर्षा होता है, लेकिन उतना ज़्यादा इसमें खतरा नहीं होता जितना खतरा होता है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे होते हैं चक्रवात के नामकरण आखिर कैसे होते हैं चक्रवात के। तो हम लोग देखेंगे कि विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र के एशियाई प्रशांत क्षेत्र की जो आर्थिक और सामाजिक आयोग है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है इनका नामकरण। ये जो साइक्लोन आते हैं उसका नामकरण इसी आधार पे डिसाइड किया जाता है, इन्हीं लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अगर मैं बात करूं तो इसका नामकरण तब होता है या चक्रवात का नाम तब दिया जाता है जबकि ये 40 किलोमीटर पर आवर से अधिक की स्पीड अगर होती है तो। और इसका नामकरण की अगर बात करें तो 13 देश मिलकर इसका नामकरण करते हैं। 13 देश की सहमति के साथ इसका नामकरण किया जाता है। इन देशों के द्वारा जो सुझाए गए नाम होते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि पहले अक्षर के अनुसार क्रम तय करके उसी हिसाब से चक्रवाती तूफान का नाम रख देते हैं। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो ये 13 देश हैं, ये 13 देश कौन कौन से हैं। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ओमान, ईरान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। ये जो 13 देश हैं, ये 13 देश मिलकर ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नामकरण करते हैं। नामकरण इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर नामकरण होगा तभी हम लोगों को पता चल पाएगा कि कौन सा चक्रवात क्या था, अलग अलग पहचान हो पाएगी, या वैज्ञानिक समूह या रिसर्चर समूह लोग को नाम के आधार पर समझने में आसानी होगी। नहीं तो ऐसे नाम नहीं होगा तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, लोगों को पहचानने में मदद मिलेगी। लोगों के बीच अगर जागरूकता फैलाना है तो उस नाम के आधार पर लोगों के बीच हम लोग जागरूकता फैलाएंगे कि हाँ इस नाम का चक्रवात यहाँ फैला हुआ है या सतर्क रहना है, ऐसे करके। और अलग अलग गोलार्धों में आप लोग जान रहे हैं, अभी हमने देखा कि अलग अलग इसके नाम भी हैं। जो उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र हैं उसमें जो चक्रवात कहा जाता है, और जो ऊपर वाले क्षेत्र हैं तो उसमें कहीं हरिकेन, कहीं टाइफून, कहीं टॉर्नेडो, ये सब कहा जाता है। वो हमने देखा, तो ध्यान दीजिएगा कि इसका अलग अलग एक नाम है। और हम लोग इसका देखते हैं कि जो ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, इसके बारे में जान लेते हैं कि जो ये मौसम की निगरानी रखते हैं या दिशा निर्देश देते हैं या लोगों को चेतावनी देते हैं, तो ये कैसे देते हैं। और इस वीडियो के बाद एक वीडियो आएगा जिसमें चक्रवातों से निपटने के तरीके या फिर आपदा राहत से रिलेटेड बातों को उसमें विस्तार से समझाया जाएगा, ताकि आप लोग उसमें जितने भी आपदा प्रबंधन से संबंधित या फिर इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग वो आसानी से उसमें शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग नोट्स लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, जिसको IMD कहा जाता है, इसकी स्थापना 1875 में हुई है। और मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये आप लोगों को सामने में लोगो दिख रहा होगा, भारत मौसम विज्ञान विभाग। आदित्यात जायते दृष्टा, इसका जो स्लोगन वाक्य है वो है आदित्यात जायते दृष्टा।
तो ये क्या है कि ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है वो इसके अंतर्गत आता है। ये जो IMD है, मतलब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है उसके 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। 6 में से एक ये भी है, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। और जो ये IMD है, ये एक चक्रवात चेतावनी प्रभाग भी आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि मौसम या जलवायु के पूर्वानुमान को बहुत सारे सिस्टम के आधार से या राडार के आधार से लोगों को दिशा निर्देश देते हैं, चेतावनी देते हैं और बचने के तरीके बताते हैं। या फिर मौसम विभाग द्वारा सरकार को बताया जाता है कि ये चीज़ों का प्रकोप यहाँ पड़ने वाला है या तबाही मचने वाली है, तो सरकार पहले से सतर्क हो जाए। ये सब चीज़ों का काम होता है। वो काम किसका होता है? भारत मौसम विज्ञान विभाग का। तो इसी तरीके से ताउते चक्रवात जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।